चलिए बेटा, रसायन विज्ञान विषय है आपका 11th C क्लास की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। जिसमें सबसे पहले बात हम कर रहे हैं, बेसिकली हम बताया जा चुका आपको, और अब बात करते हैं बेटा हम द्रव्य की। द्रव्य क्या है? जिसमें भार होता है तथा जो स्थान घेरता है, द्रव्य कहलाता है। और द्रव्य की अवस्थाएं की अगर हम बात करें तो बेटा द्रव्य की अवस्था पहले ठोस है, ठोस जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, और इसके अणुओं में आकर्षण बल सर्वाधिक होता है। और द्रव में क्या होता है बेटा? जिसका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है, ठीक है बेटा। जिसे ये जिस पात्र में रखे जाते हैं उसी की आकृति को ग्रहण कर लेते हैं। यानी कि आपने बोतल ली, बोतल में पानी लिया, यानी कि 1 लीटर पानी लिया आपने। 1 लीटर पानी लेने के बाद में आप देखेंगे आपने उस पानी को एक थाल में कर दिया, यानी क्या बदला? आयतन तो 1 लीटर ही रहा, लेकिन उसका क्या बदला बेटा? आकार बदल गया। क्या बदला बेटा? उसका आकार बदल गया। यानी जिस पात्र में रखे जाते हैं, जिस बर्तन में रखे जाते हैं, उसी की आकृति को ग्रहण कर लेते हैं। अब बात करते हैं हम इसमें गैस की, जिसका आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं बेटा? अनिश्चित होते हैं। जिसका आकार और आयतन क्या होते हैं बेटा? दोनों अनिश्चित होते हैं। अब अगर इनके अणुओं को कंपेयर करें, इनके आकर्षण बल को, कि आकर्षण बल कैसा होता है बेटा? अणुओं के बीच में आकर्षण बल अगर हम कंपेयर करें तो बेटा ठोस में आकर्षण बल, ठोस में आकर्षण बल, इसके अणुओं में, ठोस के अणुओं में आकर्षण बल द्रव की अपेक्षा और गैस की अपेक्षा, ठोस के अणुओं में आकर्षण बल द्रव की अपेक्षा और गैस की अपेक्षा सर्वाधिक होता है। अब करें द्रव की बात, कि द्रव के अणुओं में आकर्षण बल बेटा ठोस की अपेक्षा तो कम होता है, लेकिन गैस की अपेक्षा अधिक होता है, ठीक है। और अगर बात करें बेटा हम गैस के अणुओं की, तो गैस के अणुओं में आकर्षण बल नगण्य होता है, ठीक है बेटा। तो ये बात समझ में आ गई होगी बेटा आपको, और बेसिकली मैं पहले बता चुका हूं, आपको बताया जा चुका है, ठीक है, कि द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य उसे कहते हैं जिसमें भार होता है और जो स्थान घेरता है, ठीक है। द्रव्य की अवस्था है। ठोस के बारे में अगर बात करें, ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, और द्रव में आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। जे जिस पात्र में रखे जाते हैं उसी की आकृति को ग्रहण कर लेते हैं। गैस जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, ठीक है बेटा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं आपके अनुभार की बेटा। अनुभार, अनुभार किसे कहते हैं? देखिए बेटा, अगर अनुभार की बात करें तो यह होता है बेटा आपका जो परमाणु भारों का योगफल, परमाणु भारों का योगफल क्या कहलाता है बेटा? अनुभार। परमाणु भारों का योगफल लिख लीजिए बेटा। परमाणु भारों का योगफल क्या कहलाता है बेटा? अनुभार, ठीक है बेटा। यानी हम बात करें परमाणु भारों का योगफल क्या कहलाता है बेटा? आपका अनुभार कहलाता है। अब अनुभार कैसे निकालते हैं? अगर हम इसकी बात करते हैं अनुभार की, कि अनुभार हमें ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे? देखिए बेटा, फॉर एग्जांपल NH3 की हम बात करते हैं। NH3 का मतलब है बेटा अमोनिया, ठीक है। अमोनिया, अमोनिया गैस की हम बात करते हैं कि अमोनिया का आपको अनुभार निकालना है, तो कैसे निकालेंगे बेटा? देखिए सबसे पहले अनुभार निकालने के लिए मैंने लास्ट क्लास में, यानी कि पिछले आपको मैं भेजा था, जिसमें तमाम एलिमेंट्स के, टोटल एलिमेंट्स के आपके एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर लिखे हुए हैं। तो अगर हम सबसे पहले किसी का भी अनुभार निकालेंगे तो उसके लिए सबसे पहले हमें एटॉमिक मास की जरूरत होगी, एटॉमिक मास, ठीक है। टेबल में देख लेना, जो भेजा था मैंने आपको, याद होनी चाहिए बेटा आपको, ठीक है। तो अमोनिया में नाइट्रोजन का जो अनुभार होता है, नाइट्रोजन इसका होता है 14, ठीक है, और हाइड्रोजन का होता है 1, ये पता होना चाहिए। तो अमोनिया में नाइट्रोजन 14 है, हाइड्रोजन 1 है, दोनों का एटॉमिक मास, ये एटॉमिक मास है परमाणु, यानी कि एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास होता है, यानी कि परमाणु क्रमांक और परमाणु भार, ठीक है। तो n को निकालते हैं। n में सबसे पहले n की कितनी वैल्यू है? 14। s का कितना है? 1, लेकिन कितने यहां पर? 3 है, ठीक है बेटा। तो 14 + 3 = 17। बात समझ में आई? नोट कर लीजिए।
चलिए बेटा अब हम निकालते हैं, ठीक है, H2SO4। H2SO4 ये किसका फॉर्मूला है बेटा? ये स्ट्रोक एसिड है। एसिड के बारे में आप जानते हैं कि दो तरह के एसिड होते हैं। मैं बता दूं बेटा आपको कि एक प्रबल, जो आपके अम्ल होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक प्रबल अम्ल, एक होता है बेटा आपका दुर्बल अम्ल। क्या होता है बेटा? दुर्बल अम्ल। अच्छा, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, ठीक है, इसके बारे में हम बात करें तो ये कौन सा अम्ल है? इसमें प्रबल अम्ल है, ठीक है। अब इसका हमें क्या निकालना है बेटा? अनुभार ज्ञात करना है। क्या करना है बेटा? इसका अनुभार। कैसे करेंगे कि सबसे पहले मैंने वही बताया आपको कि जो भी तत्व आपके पास है ये किससे मिलकर बना हुआ है, सबसे पहले वही देखते हैं। जैसे हमने इसमें देखा था अमोनिया में कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ था, ठीक है। और सल्फ्यूरिक अम्ल किससे मिलकर बना हुआ है बेटा? हाइड्रोजन और सल्फर और ऑक्सीजन, ठीक है। अब हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है बेटा? 1 होता है। कितना होता है बेटा? वो 1 होता है। तो 1 × 2, क्योंकि यहां पर 2 है, ध्यान से देखिए बेटा, यहां पर 2 हाइड्रोजन है तो ये कितना हो गया बेटा? 2, ठीक है। सल्फर का कितना होता है? 32, तो ये 32, ठीक है। ऑक्सीजन में कितना होता है? याद है? 16, 16, 64। चलिए ऐड कीजिए, 8, 9। समझ में आ गया? तो ये हो गया H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बेटा? ये सल्फ्यूरिक अम्ल, और ऐसे बोलते हैं, इसे साधारण नाम है इसका गंधक का तेजाब, ठीक है बेटा, गंधक का तेजाब। तो प्रॉब्लम नोट कर लीजिए बेटा। चलिए बेटा अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं बेटा, देखिए अनुभार हो गया आपका। अनुभार कैसे ज्ञात करना है तो वो आपको करना है, और कुछ यौगिक हैं जिनका हम अनुभार और निकालेंगे अभी। चलो थर्ड क्वेश्चन लेते हैं बेटा आपका, NaHCO3। चलिए इसका निकालते हैं, एक और करते हैं। यानी कि Na क्या होता है बेटा? देखिए नाम निकालना आसान है कि इसका रासायनिक नाम क्या है। Na होता है बेटा सोडियम, H है, ये हो गया बाई, CO3 है कार्बोनेट, तो ये इसका नाम क्या हुआ? सोडियम बाई कार्बोनेट। इसका साधारण नाम क्या है? खाने का सोडा, ठीक है बेटा, इसका साधारण नाम है खाने का सोडा, तो इसे बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। तो अब इसका अनुभार निकालना है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले वही आपको अनुभार पता होना चाहिए इसका कि सोडियम में कितना है। एटॉमिक मास 23, H का पहले आ चुका है 1, कार्बन का, ऑक्सीजन, चलिए ये होता है, तो यानी कि NaHCO3। तो सोडियम की बात करें तो ये 23 हो गया, प्लस H1 हो गया, प्लस कार्बन 12 यानी कि 12, और ऑक्सीजन 16 × 3 यानी कि 23 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 48। चलिए ऐड कीजिए, ने ऐड कीजिए जल्दी से, इस तरह करना है। 23, 1, 12, 48 ऐड कीजिए बेटा। कितना है बेटा? 84। समझ लीजिए बेटा, एक बार चेक कीजिए, नोट कीजिए अपनी कॉपी पर। हो गया बेटा?
चलिए अब बात करते हैं रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के नियम, देखिए सबसे पहले एक बात बता दो बेटा आपको कि हम अगर परिवर्तन की बात करें, किसकी बेटा? परिवर्तन। परिवर्तन क्या है? परिवर्तन का मतलब है बदलाव, चेंज। ठीक है, परिवर्तन के मतलब क्या होता है बेटा? बदलाव, चेंज। ठीक है, परिवर्तन कितने तरह के होते हैं विज्ञान में? देखिए परिवर्तन दो तरह के हैं। कितने तरह के परिवर्तन है बेटा? दो तरह के हैं। भौतिक परिवर्तन, एक मिनट, भौतिक परिवर्तन, दूसरा आपका है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, परिवर्तन कितने तरह के होते हैं बेटा? भौतिक परिवर्तन, दूसरा आपका है रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है? यानी कि फिजिकल चेंज, इंग्लिश में हम क्या कहते हैं बेटा से? फिजिकल चेंज। और रासायनिक परिवर्तन वो होता है जिसे हम कहते हैं केमिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में पहचान कैसे करेंगे आप? पता कैसे लगेगा कि ये भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है? चलो इसके बारे में बात करते हैं बेटा। भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन है कि जिसमें पदार्थ अपनी पहली अवस्था को दोबारा से प्राप्त कर लेगा। कैसे? सपोज करो पानी ले लीजिए, पानी से आपने क्या बनाया? बर्फ। तो बर्फ से दोबारा क्या बन जाएगा? पानी। तो कैसे परिवर्तन होगा बेटा? कि ये पहली अवस्था में आ गया ना अपनी, कि पानी से आपने चेंज किया, बर्फ बना, और बर्फ से क्या बन गया बेटा? दोबारा से पानी बन गया। तो ये कैसा परिवर्तन होगा बेटा? भौतिक परिवर्तन है कि दोबारा से पहले जैसा वो बन जाएगा, चेंज हो जाएगा। दूसरा क्या है? रासायनिक परिवर्तन, वे परिवर्तन जो हमेशा के लिए बदल जाते हैं, कि दोबारा से पहली अवस्था को प्राप्त नहीं करेंगे। कैसे? दूध से आपने दही बना दी, ठीक है बेटा, तो दही से दूध नहीं बनेगा, तो ये हमेशा के लिए चेंज हो गया। उम्र का बढ़ना, ये कैसा परिवर्तन है? ये भी रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, खाने का पचना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। फलों का पकना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। यानी कि जो चेंज हो गया वो हो गया, अब वो पहली अवस्था में नहीं आएगा। ये कहलाएगा आपका रासायनिक परिवर्तन। और ये क्या? भौतिक परिवर्तन, जो बदलने के बाद दोबारा से पहली अवस्था को प्राप्त कर लेगा, ये कहलाएगा आपका भौतिक परिवर्तन। नोट कीजिए बेटा जल्दी से। हो गया? चलिए अब हम इससे आगे बात करते हैं। समझते रहिए, लिखते रहिए, समझोगे तो समझ में आएगा, ध्यान से सुनना पड़ेगा, उसके बाद ही वो समझ में आएगा। चलिए, आपने बेटा कुछ अभिक्रियाएं हैं जिसमें संयोजन, वियोजन आपने पढ़ा होगा, विस्थापन, तो ये सब आप पढ़ चुके हैं। अब हम इससे आगे की बात करते हैं, रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के नियम की बात करते हैं। चलिए, रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के नियम क्या है बेटा? देखिए बेटा, ध्यान से समझना है, इंपोर्टेंट चैप्टर है। और चल लिखते हैं, डेफिनेशन लिखिए। रासायनिक अभिक्रियाओं, अभिक्रियाएं लिखो बेटा। लिखिए बेटा, साथ साथ लिखते रहिए।
रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होने के लिए, पूरी होने के लिए जिन नियमों का पालन करती हैं उन नियमों को रासायनिक संयोग का नियम कहते हैं। बात समझ में आई? देखिए, रासायनिक संयोग के नियम, रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होने के लिए जिन नियमों का पालन करती हैं उन नियमों को हम रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं। अब बात करते हैं कि रासायनिक संयोग के नियम कौन कौन से हैं। तो बेटा सबसे पहला नियम है द्रव्य की अविनाशिता का नियम। द्रव्य की अविनाशिता का नियम। देखिए बेटा, ये आप पहले पढ़ चुके होंगे और समझ में कुछ आ गया होगा कि किसके बारे में बात की जा रही है, द्रव्य की अविनाशिता के बारे में। कि द्रव्य को बेटा इस नियम के अनुसार द्रव्य को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही बेटा हम इसे नष्ट कर सकते हैं। द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। देखिए डेफिनेशन, द्रव्य को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। बात समझ में आई? यानी कि द्रव्य की अविनाशिता नियम के अनुसार द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही बेटा नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। रूप में बदल सकते हैं, बदला जा सकता है। बात एक ही है, नोट कीजिए। एक चीज नोट कर लीजिएगा बेटा नीचे, नोट करके देखिए बेटा, ये जो द्रव्य की अविनाशिता का नियम है ये किसने प्रतिपादित किया था, इसके बारे में बात करें। ये साइंटिस्ट है लेवोजियर। क्या नाम था बेटा? लेवोजियर। और 1789 में इन्होंने इस नियम को प्रतिपादित किया था। ये नोट कर लीजिएगा बेटा, नोट करके। लेवोजियर ने 1789 में बताया था कि द्रव्य को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही बेटा नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो ये किसका नियम है बेटा? द्रव्य की अविनाशिता का नियम है। ठीक है, चलिए बेटा एक बार आप रिपीट कर लेते हैं जो पढ़ाया था। ठीक है, शुरू से। देखिए बच्चों, दोबारा से हम रिपीट कर रहे हैं इस चीज को जो पढ़ाया गया है आज। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ाया द्रव्य। द्रव्य क्या होता है बेटा? द्रव्य वो होता है जिसमें भार होता है और जो स्थान घेरता है, क्या कहलाता है बेटा? द्रव्य कहलाता है। फिर द्रव्य की हमने अवस्थाएं देखी, ठोस द्रव गैस की हमने तुलना की है केवल। तो ठोस
किसे कहते हैं? आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ठीक है। द्रव में आकार निश्चित और आयतन, आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है। गैस में जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। अब बात करें अनुभार की, तो बेटा अनुभार परमाणु भारों का योगफल, परमाणु भारों का योगफल क्या कहलाता है बेटा? अनुभार कहलाता है। अनुभार देखिए बेटा, अनुभार ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें तत्वों का अनुभार पता होना जरूरी है, तत्वों का अनुभार पता होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल अमोनिया का निकालते हैं, अमोनिया में नाइट्रोजन कितना होते हैं? नाइट्रोजन का अनुभार कितना है? 14 है। हाइड्रोजन का कितना है बेटा? 1 है। अब इसका हमने अनुभार ज्ञात किया, देखिए NH3, N का 14 है, H1 कितने यहां पर? H3 है, तो 3 बन जा 3, 14 3 17, समझ में आया? अब बात करते हैं H2SO4 अम्ल के बारे में। आपको बताइए कि इस बेटा प्रबल अम्ल है H2SO4 क्या है? क्योंकि अम्ल दो तरह के होते हैं आपके, एक होता है प्रबल अम्ल, दूसरा होता है दुर्बल अम्ल, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। चलिए अब इसका अनुभार ज्ञात करते हैं। मैंने बताया आपको बेटा हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन यहां पर कितने हाइड्रोजन? 2 है ना, तो 2 हो गया, ठीक है। एस का सल्फर का 32 32, ये लीजिए। ओ का 16 × 4 यानी कि 64, टोटल क्या? 98। तो हम कह सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का यानी कि गंधक का तेजाब का जो अनुभार है वो टोटल कितना है बेटा? 98 हो गया। चलिए फिर हमने ज्ञात किया बेटा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, Na सोडियम H/CO3 कार्बोनेट, यानी खाने का सोडा, ठीक है। Na कितना है? 23, H कितना है? 1, C कितना है? 12 और O कितना है बेटा? 16। तो Na 23 प्लस हाइड्रोजन 1 है प्लस कार्बन 12 है प्लस O 16 × 3 यानी कि 16 × 3 यानी कि 48। तो टोटल क्या कितना है बेटा आपका? 84। चलिए फिर मैंने आपको बताया था बेटा परिवर्तन, क्या बताया था बेटा आपको? परिवर्तन। परिवर्तन बेटा दो तरह के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन है कि जब पदार्थ के अंदर परिवर्तन होता है तो अपनी पहली अवस्था को दोबारा से प्राप्त कर लेगा। जैसे आपने पानी का बर्फ बनाया, लेकिन बर्फ दोबारा से पानी में बदल जाएगा। तो परिवर्तन कैसा है बेटा? भौतिक है। रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन है जो एक बार जो चेंज होने के बाद में दोबारा से पहली अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते, उन सबको क्या कहते हैं बेटा? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि दूध से आपने दही बनाई, दही से आप दूध नहीं बना सकते, तो कैसा परिवर्तन हुआ बेटा? आपका रासायनिक परिवर्तन हुआ, ठीक है। रासायनिक संयोग के नियम बात करते हैं बेटा। रासायनिक संयोग के नियम यानी रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होने के लिए, यानी जो अभिक्रियाएं होती है उन्हें संपन्न होने के लिए जिन नियमों का पालन करती है, जिन नियमों का वो पालन होने के लिए जिन नियमों का पालन करती है उन नियमों को क्या कहते हैं बेटा? रासायनिक संयोग का नियम कहते हैं। अब सबसे पहला नियम है इसमें द्रव्य की अविनाशिता का नियम, कि द्रव्य को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं बेटा आप, ना से नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। लोज ने नियम 1789 में प्रस्तुत किया था, ठीक है बेटा। आज के इतने काफी है, ध्यानपूर्वक पढ़िए और अपने नोट्स तैयार करने बेटा।